अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी आखिरी चोरी। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं कि मैं एक पेशेवर चोर हूँ। दूसरे मुख्तलिफ पेशों की तरह ये भी एक पेशा है। मालूम नहीं लोग क्यों इसे बुरा समझते हैं। दूसरे पेशों में तो सिर्फ मेहनत और लगन दरकार होती है। चोरी करने में मेहनत, लगन और पेशा वाराना महारत के साथ रिस्क भी शामिल होता है। अब आप कहेंगे कि दूसरों की इजाजत के बगैर उनकी दौलत लूट लेना गैर इखलाकी काम है। तो जनाब, किसी अमीर शख्स की दौलत में से कुछ हिस्सा ले लेना कोई गलत काम तो न हुआ। अगर यही अमीर लोग अपनी दौलत का एक हिस्सा खुद जरूरतमंद और गरीबों को दे दें तो मुझ समेत दूसरे कई चोरों को अपनी जान खतरे में न डालनी पड़े। मुआशरे से चोरी चकारी का पेशा ही खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, अमीर लोगों की समझ में ये बात कभी नहीं आएगी। महंगे होटलों में जाकर पैसा लुटाएंगे, इलाज के नाम पर महंगे डॉक्टरों और अस्पतालों से लुटना पसंद करेंगे। लेकिन कोई अगर उनका थोड़ा सा पैसा अपनी जरूरत के हिसाब से चुरा ले तो शोर मचाकर आसमान सर पर उठा लेंगे। अपने पेशे में महारत हासिल करने के लिए मैंने परसों दर दर की खाक छानी थी। तरह तरह के उस्तादों से तरह तरह के हुनर सीखे थे और कुछ कारीगरी सीखने के लिए तो जानबूझकर जेल गया था, क्योंकि उस्ताद उन दिनों जेल में था। उससे आप मेरी लगन और जुस्तजू का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लर्जा खेज और नाकाबिले फरामोश यानी भूल कर भी ना भूले जाने वाले वाकयात पेश आते हैं जो उसकी जिंदगी का रुख बदल कर रख देते हैं। एक चोर होने के नाते मैंने जिंदगी में अनगिनत बार और जानलेवा हालात का सामना किया है। लेकिन जो वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बारे में सोचने से आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सर्दियों की एक कहर आलूद रात थी। ठंड अपने जोरों पर थी, इसलिए रात जल्द ही बाजार और सड़कों पर सन्नाटा छा गया था। मेरे काम के लिए एक निहायत मौजू रात थी। मैंने काफी दिन पहले ही एक बंगले को ताका हुआ था और कई बार उस बंगले का जायजा लेकर और इधर उधर से मालूमात इकट्ठी करके ये बात पक्की कर ली थी कि मेरा अगला निशाना कम से कम मुश्किल और ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद हो। मेरी जानकारी के मुताबिक बंगले में रहने वाले एक मियाँ बीवी थे। वो दोनों ही नौकरी करते थे। उनके अलावा बंगले में एक नौकर और एक चौकीदार था। मैंने ये बात बतौर खास नोट की थी कि चौकीदार बिल्कुल भी मुस्तैद यानी चौकस नहीं था। वो हर वक्त दरवाजे के पास ही बैठा रहता था। उसकी ज्यादातर तवज्जो बंगले के बजाय रेडियो सुनने या मूछें संवारने पर होती थी और मेरे हिसाब से ये बात बहुत अच्छी थी। रात गहरी होने के बाद मैंने अपना मखसूस स्याह चुस्त लिबास पहना, जरूरी औजार से लैस होकर अपना बैग कंधे पर डाला और टहलता हुआ अपने मतलूबा बंगले की तरफ चलने लगा। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। आज हवा भी मामूल से ज्यादा सर्द और तेज थी। स्ट्रीट लैंप बंद पड़े थे बिजली डिपार्टमेंट की मेहरबानी की वजह से, और सड़कों पर अंधेरे का राज था। कहीं कहीं कोई इकलौता जर्द बल्ब टिमटिमाते हुए दिए की तरह नजर आ जाता। बिजली डिपार्टमेंट की इस कारकर्दगी की वजह से चोर बिरादरी उनकी हमेशा से एहसानमंद रही है। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि रात का ज्यादा गुजरना मेरे हक में ज्यादा बेहतर था। इसलिए मैं इत्मीनान से टहलता हुआ माहौल पर तायराना नजर डालता चला जा रहा था। दुकानें बंद पड़ी थीं और घर की खिड़की दरवाजे भी बंद नजर आ रहे थे।
कभी कभार कोई एक आध राहगीर बगलों में हाथ दबाए तेजी से चलता हुआ गुजर जाता था। मतलूबा बंगले के पास पहुंचकर पहले मैं उसके मेन गेट के सामने से गुजरा ताकि सूरत हाल का जायजा ले सकूं। गेट पर एक 200 वाट का बल्ब जल रहा था। चौकीदार शायद गेट के अंदर चारपाई डालकर लेटा हुआ था, क्योंकि रेडियो से हल्की हल्की मौसीकी की आवाज आ रही थी। मैं घूमकर पीछे की सिमत पहुंचा। बंगले के पीछे दीवार के साथ एक सफेदे का दरख्त मौजूद था, जिसे मैं कई दिन पहले ही ताक चुका था। दरख्त के पास पहुंचकर मैंने कमर से बंधी बेल्ट खोली और दरख्त के गिर्द घुमाकर दोनों हाथों से बेल्ट के सिरे थाम लिए। ये इस किस्म के दरख्तों पर चढ़ने की एक बहुत असरदार और महफूज तकनीक यानी सेफ टेक्निक थी। बेल्ट की मदद से मैं दरख्त के तने पर पैर जमाता हुआ कुछ ही लम्हों में दीवार के सिरे तक पहुंच गया। दीवार पर कांच के टुकड़े लगे हुए थे, लेकिन मैं पूरी तरह तैयार था। दरख्त से लटके लटके मैंने एक हाथ से अपने बैग की जिप खोलकर चादर निकाली और दीवार पर फेंक दी। दूसरे ही लम्हे मैंने दरख्त से हाथ छोड़कर दीवार पर पैर रखे और घर के अंदर कूद गया। मेरे पैरों में मौजूद रबड़ सोल के जूतों की वजह से कोई खास धमक पैदा नहीं हुई। मैं चंद लम्हों तक यूं ही दुबका बैठा इंतजार करता रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरे कूदने की आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची, तो मैं उठा और दबे पांव चलता दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था, लेकिन ऐसे ताले खोलना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। मैंने जेब से एक एल की शक्ल की छोटी रॉड, जो एक मुड़ी हुई तार, निकाली। रॉड को ताले के ऊपरी हिस्से में फंसाने के बाद मैंने मुड़ी हुई तार ताले के सुराख में डालकर एक मखसूस तरीके से हिलाई और फिर रॉड को घुमाया तो हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ कमरा रोशन हो गया। मैं जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। अब इसे मैं अपनी बदकिस्मती ही कह सकता था कि वो कमरा दरअसल एक किचन था, जिसके पीछे वाले दरवाजे से मैं अंदर दाखिल हुआ था। किचन में इस वक्त एक औरत खड़ी थी। अभी उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी थी, लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ करता उसने मुझे देख लिया। मुझे देखते ही उसके हलक से ऐसी चीख बरामद हुई जैसे उसके सामने कोई आदमी नहीं बल्कि 3 सर और 4 हाथ वाली कोई बला नमूदार हो गई हो। मैंने दिल ही दिल में उस पर लानत भेजी और फुर्ती से वापस मुड़कर भागना शुरू कर दिया। अब उस औरत की चीखें पूरे बंगले में गूंज रही थीं। मैंने वापस दीवार के पास पहुंचकर कमर से बंधी हुई रस्सी खोली, जिसके एक सिरे पर एंकर बंधा हुआ था। रस्सी को 2-3 बार झूला देने के बाद मैंने मखसूस महारत से उसे दीवार की तरफ उछाला तो पहली ही बार में एंकर दीवार में जाकर फंस गया। मैं रस्सी के सिरे से दीवार पर पांव जमाता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। अभी मैं दीवार के सिरे तक पहुंचने ही वाला था कि मुझे बंगले की तरफ से भागते हुए कदमों की आवाज आई। जरूर बंगले में रहने वाले और चौकीदार वगैरह को मेरी आने की खबर मिल चुकी थी और अब वो इसी तरफ आ रहे थे। जैसे ही मेरे हाथ दीवार की मुंडेर तक पहुंचे, मैंने एक मोटी तोंद वाले गंजे आदमी को चौकीदार के साथ भागकर आते हुए देखा। मैंने वक्त जाया किए बगैर पैर मुंडेर पर जमाए और बाहर को कूद गया। बंगले की दीवार खासी ऊंची थी, लेकिन इस वक्त कोई और चारा नहीं था। हाथ पैर संभाल कर कूदने के बावजूद मेरा बायां घुटना किसी पत्थर से टकराकर बुरी तरह मुड़ा और मेरे मुंह से बेसाख्ता एक कराह निकल गई। खुद पर काबू पाकर मैं जैसे तैसे उठा और भागना शुरू कर दिया। अभी मैं गली के सिरे तक भी न पहुंचा था कि चौकीदार की तेज सीटी की आवाज से पूरा इलाका गूंजने लगा। मैंने भागते भागते पीछे मुड़कर देखा
गली में टॉर्च की लहराती हुई रोशनी नजर आ रही थी। शायद चौकीदार मेरा पीछा कर रहा था। कुत्ते का बच्चा, मैंने ज़ेरे लब उसे गाली दी और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। हालांकि मेरे बाएं घुटने में शदीद तकलीफ हो रही थी। बायां कदम जमीन पर रखते ही दर्द की एक लहर घुटने से होते हुए मेरी पूरी टांग में फैल जाती, लेकिन मैं दांत भींचे मुसलसल भागे जा रहा था। मुझे अंदाजा था कि चौकीदार जल्द मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। उसे अपनी गफलत का एहसास था कि उसके होते हुए मैं बंगले में दाखिल होने में कामयाब हो गया था। अब अपनी नौकरी बचाने और मालिक की नज़र में हीरो बनने की यही सूरत थी कि वो मुझे पकड़कर अपने मालिक के सामने पेश कर देता। मुझे जेल जाने में कोई खास मसला नहीं था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी चोर के पकड़े जाने पर पहले सब मिलकर चोर की अच्छी खासी कुटाई करते हैं। मोहल्ले का हर फर्द, हर नौकर, हर ऐरा गैरा चोर को यूं पीटता है जैसे चोरी उसके घर में हुई हो। ये चोर को सजा कम देते हैं और अपनी जिंदगी की महरूमियों की भड़ास ज्यादा निकालते हैं। तेज मिजाज बीवी, बदतमीज औलाद, महंगाई, चिड़चिड़ा बॉस, कम आमदनी, तरक्की करते दोस्त, दस्तरस से बाहर खूबसूरत लड़की, बूढ़े बीमार वालदैन और ऐसे कई मामलात की भड़ास वो चोर पर ही निकालते हैं। फिलहाल उनको ऐसा मौका देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। चौकीदार ने शायद मुझे देख लिया था और अब वो मुसलसल मेरे पीछे ही दौड़ रहा था। मैं इधर उधर गलियों में घूमकर उसे गच्चा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने भी शायद आज ठान ली थी कि अपनी नौकरी नहीं जाने देगा। सालों में एक आध बार तो उसे हाथ पैर हिलाने का मौका मिलता होगा। इधर मेरी ये हालत थी कि पैर की तकलीफ की वजह से मेरी रफ्तार लम्हा ब लम्हा कम होती जा रही थी। अगर मैं जल्द ही चौकीदार को अपने पीछे से न झटकता तो वो मुझे पकड़ने में कामयाब हो सकता था। भागते भागते मेरी नजर एक पुराने मकान पर पड़ी जो पूरी तरह से तारीकी में डूबा हुआ था। आसपास के मकानों के बरामदे में बल्ब जलते नजर आ रहे थे। इसका मतलब था कि मकान खाली पड़ा था। कुछ देर छिपने के लिए ये एक अच्छी जगह हो सकती थी। ये सिर्फ मेरा अंदाजा था कि मकान खाली है, लेकिन इस वक्त रिस्क लिए बगैर कोई चारा नहीं था। मैंने मकान के दरवाजे पर हुनर आजमाई की और अगले ही लम्हे मैं मकान के अंदर था। दरवाजा बंद करते ही मैं सांस रोककर दीवार के साथ खड़ा हो गया। कुछ देर बाद बाहर से भागते हुए कदमों की आवाज आई। आवाज करीब आने के बाद लम्हा ब लम्हा दूर जाने लगी और फिर मादूम हो गई, यानी गायब हो गई। यकीनन चौकीदार मेरी तलाश में आगे जा चुका था। फिलहाल मेरा यहाँ छिपे रहना ही बेहतर था। अभी मैं सोच ही रहा था कि जेब से टॉर्च निकालकर मकान का जायजा लूं कि अचानक एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। कौन है? ये किसी औरत की आवाज थी जो मकान के अंदर कहीं से आई थी। मैं होशियार होकर अपनी जगह दुबक गया। इसका मतलब था कि मकान बहरहाल खाली नहीं था। वापस बाहर जाने का मतलब अपनी शामत को आवाज देना था, और अगर इस मकान के लोग शोर मचा देते तो भी बुरा हश्र होना था। अभी मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंचा था कि मुझे कुछ कदम के फासले पर एक औरत खड़ी नजर आई, जिसके हाथ में जलती हुई मोमबत्ती थी। वो इस कदर अचानक सामने आई थी कि मुझे हिलने का भी मौका नहीं मिला। अब मैं फंस चुका था। कौन हो तुम? उसने जैसे उलझन के आलम में पूछा। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। उस औरत के चेहरे के तासुरात का जायजा लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि उसे यहाँ किसी चोर की आमद की तौक़ा नहीं थी। उसके चेहरे पर खौफ या परेशानी नहीं थी, सिर्फ हैरत थी। वो दरअसल मेरे पीछे दुश्मन लगे हुए हैं।
तो मैं जान बचाने के लिए यहाँ आ पहुंचा। अगर आप मुझे कुछ देर यहाँ छुपा रहने दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, मैंने जल्द से जल्द एक कहानी गढ़कर सुनाते हुए कहा। साथ ही मैंने चेहरे पर मासूमियत और शराफत के तासुरात कायम कर लिए। परेशानी की एक्टिंग करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं उस वक्त वाकई परेशान था। औरत कुछ देर तक खड़ी सपाट नज़रों से मुझे देखती रही, फिर उसके होठों पर एक फीकी और बेजान मगर पुरअसरार सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आ जाओ, अंदर आ जाओ, ये कहकर वो मुड़ी और वापस अंदर जाने लगी। मैं लंगड़ाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलने लगा। ये एक छोटी सी राहदारी थी, यानी गैलरी थी, जिसके इख्तिताम यानी ख़त्म होने पर एक हॉल नुमा कमरा मौजूद था और उसके चारों तरफ कमरे मौजूद थे। बीच वाली दीवार के एक तरफ सीढ़ियां भी मौजूद थीं, जो यकीनन ऊपरी मंजिल को जाती थीं। बाहर से ये मकान जितना पुराना और खंडर नुमा लग रहा था, अंदर से इसके बिल्कुल उलट था। कमरे के दरमियान एक बड़ी मेज और उसके चारों तरफ कुर्सियां मौजूद थीं। औरत ने मोमबत्ती ले जाकर मेज पर रख दी। मैं भी एक कुर्सी पर जाकर टिक गया। यहाँ रोशनी क्यों नहीं है? आसपास के घरों में तो बिजली आ रही है, मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। हाँ, पता नहीं क्या हो गया है, पहले भी रोशनी थी, फिर पता नहीं क्यों अंधेरा हो गया, औरत ने अजीब गोलमोल लहजे में कहा। अचानक किसी ने जोर से बाहर का दरवाजा धड़धड़ाया। मैं चौंक कर उठ खड़ा हुआ। मैं देखती हूँ, औरत ने सपाट लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हमको मालूम है तुम इधर ही छिपा है, चोर का बच्चा। तुम्हारा कीचड़ वाला पैर का निशान इधर तक ही आया है। बाहर से चौकीदार की गुस्से से भरी आवाज आई। मैंने बेसाख्ता अपने पैरों की तरफ देखा। मेरे पैर वाकई मिट्टी और कीचड़ में अटे हुए थे। अब न जाने ये कीचड़ कहाँ से पैरों में लगी थी, लेकिन अब ये सोचने का वक्त नहीं था। अगर चौकीदार उस औरत को बता देता कि मैं एक चोर हूँ, तो ये मकान जो मेरे लिए जाए पनाह यानी पनाह की जगह था, एक चूहेदान बन जाता। अब मुझे इस मकान से निकलना था, लेकिन सामने के रुख पर चौकीदार मौजूद था। चलो कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, ये सोचकर मैंने मोमबत्ती उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि हवा का एक तेज झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। ये बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि कमरे में हवा का कोई गुजर न था। जितनी देर मैं यहाँ बैठा रहा था, मामूली सी भी हवा महसूस नहीं हुई थी, न ही मोमबत्ती का शोला लहराया था। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी हो, मगर इस वक्त मेरे पास इन बातों पर गौर करने का वक्त नहीं था। मैंने जेब से छोटी टॉर्च निकालकर रोशन की और उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया जो पहली मंजिल की तरफ जा रही थीं। अगर मुझे किसी कमरे की खिड़की के बाहर कोई पाइप वगैरह मिल जाता तो मैं यहाँ से बाहर निकल सकता था। पहली मंजिल पर पहुंचकर मुझे जो पहला दरवाजा नजर आया, मैं उसमें दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल होते ही एक अजीब नागवार सी बू मेरे नथनों यानी नाक से टकराई। शायद कमरे में चूहों का आना जाना था। मैंने टॉर्च की महदूद रोशनी में कमरे का जायजा लिया। कमरे में एक कद आदम अलमारी और सिंगार मेज के अलावा एक जहाजी साइज का बिस्तर भी मौजूद था, जिस पर कोई कंबल ओढ़े सो रहा था। मैंने फौरन टॉर्च का रुख जमीन की जानिब कर दिया, ताकि कोई भी बिस्तर पर सो रहा है वो जाग न जाए। टॉर्च बुझाने का खतरा मैं इसलिए मोल नहीं ले सकता था कि इस तरह कमरे में घुप अंधेरा हो जाता और मैं अंधेरे में किसी चीज से टकरा भी सकता था। मैं दबे पांव उस खिड़की की तरफ बढ़ा जो कमरे की पिछली दीवार में थी। खिड़की के करीब पहुंचकर
میں نے پھر بستر پر ایک نظر ڈالی۔ یہ کوئی عورت تھی جو 4 بچوں کو اپنے برابر لٹا کر سو رہی تھی۔ ٹارچ کا رخ زمین پر ہونے کی وجہ سے مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے بے حس و حرکت ہونے سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ سب گہری نیند میں ہیں۔ میں نے آہستہ سے کھڑکی کی چرخنی گرائی اور پوری احتیاط سے کھڑکی کا پٹ اس طرح کھولا کہ کوئی آواز پیدا نہ ہو، لیکن یہ دیکھ کر میری امیدوں پر پانی پڑ گیا کہ کھڑکی میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے کھڑکی کا پٹ واپس بند کیا تو اچانک چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوئی۔ یہ آواز سن کر میری تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ آواز خاصی اونچی تھی اور کسی نہ کسی کی آنکھ کا کھلنا یقینی تھا۔ لیکن اس قدر تیز آواز کے باوجود وہ سب سوئے پڑے رہے۔ میں نے تعجب سے بستر کی طرف دیکھا۔ نیم تاریکی میں ان کے ہیولے بے حس و حرکت نظر آ رہے تھے۔ یہ ایک عجیب بات تھی، ایک عورت اور 4 بچوں میں سے کوئی کسمسایا تک نہیں۔ میں نے ہمت کر کے ٹارچ کا رخ بستر کی جانب کیا۔ دوسرے ہی لمحے میری حلق سے کھٹی کھٹی سی چیخ نکل گئی۔ میں لڑکھڑا کر پیچھے کی جانب گر پڑا، کیونکہ جنہیں میں سویا ہوا سمجھ رہا تھا وہ دراصل مردہ لاشیں تھیں۔ چہرے اور جسم کا گوشت جگہ جگہ سے ادھر چکا تھا اور ان میں سے جسم کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہ ایک نہایت ہی بھیانک اور لرزہ خیز منظر تھا۔ یہ لاشیں نہ جانے کب سے یہاں اس حالت میں پڑی تھیں۔ کمرے میں بو بھی انہی لاشوں کی وجہ سے پھیلی ہوئی تھی۔ میں کسی طرح اپنے ہوش سنبھالتا گرتا پڑتا کمرے کے دروازے کی طرف لپکا۔ باہر نکل کر میں ہانپتا کانپتا سیڑھیوں کے نیچے پہنچا۔ جیسے ہی میں بیرونی دروازے والی راہداری کے قریب پہنچا، باہر سے کسی کے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ میں فوراً دوسری طرف پلٹا اور لنگڑاتا ہوا نچلی منزل کے کمروں کی طرف بھاگا۔ پہلے 2 کمروں کے دروازے بند تھے۔ تیسرے کمرے کا دروازے کے ہینڈل پر میں نے جیسے ہی ہاتھ رکھا وہ گھوم گیا۔ میں دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ کمرہ اندر سے بالکل خالی تھا، کوئی فرنیچر، کوئی سامان نہیں تھا، لیکن کمرے میں کافی سارے لوگ خاموشی سے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا انداز اتنا غیر فطری تھا کہ پہلے تو میری سمجھ میں ہی کچھ نہیں آیا کہ ایک خالی کمرے میں اتنے لوگ خاموشی سے کیوں کھڑے ہیں۔ پھر میں نے ٹارچ کی روشنی کا رخ ان کے چہروں کی جانب کیا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ سب کے چہرے لاشوں کی طرح سفید ہیں اور سب کی آنکھیں اوپر کی جانب چڑھی ہوئی ہیں۔ خیر، میں نے ٹارچ کا رخ واپس زمین کی طرف کیا تو مجھے پھر ایک جھٹکا لگا کہ سب کے پیر زمین سے 6 انچ اوپر ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ مجھ پر بے اختیار کپکپی طاری ہو گئی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ یہ سارے لوگ آہستہ آہستہ میری جانب بڑھ رہے ہیں۔ میں گھبرا کر پلٹا اور کمرے سے باہر نکل کر بھاگتا ہوا باہری دروازے کی طرف لپکا۔ ابھی میں راہداری یعنی گیلری میں ہی تھا کہ کسی نے پیچھے سے مجھے جکڑ لیا۔ میرے حلق سے چیخ نکل گئی، کہاں جاتا ہے چور کا بچہ، آج تم کو پکڑ ہی لیا۔ یہ وہی چوکیدار تھا جو میرا پیچھا کر رہا تھا۔ بھاگو بھاگو، یہ مکان آصف زدہ ہے، یہاں بدروہیں موجود ہیں، بھاگو، میں نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس کرتا ہے خبیث کا بچہ، آج ہم آصف کو بھی دیکھ لے گا مگر تم کو نہیں چھوڑے گا، چوکیدار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچانک مکان عجیب پرہول آوازوں سے گونجنے لگا۔ چوکیدار نے گھبرا کر مجھے چھوڑ دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آوازیں مکان کے در و دیوار سے ابھر رہی ہوں۔ یہ ایسی دل دہلا دینے والی آوازیں تھیں جن کو سن کر ہاتھ پیروں سے جان نکلی جا رہی تھی۔
अचानक चौकीदार का जिस्म हवा में ऊपर उठने लगा, जैसे किसी ने उसे गर्दन से पकड़कर उठा लिया हो। खौफ के मारे चौकीदार की आंखें बाहर को उबल आई थीं और वो हवा में बुरी तरह हाथ पैर मार रहा था। अचानक उसका जिस्म पिछली जानिब से दोहरा हुआ और साथ ही फिजा में रीढ़ की हड्डी के टूटने की आवाज उभरी। चौकीदार का हाथ पैर मारता जिस्म ढीला पड़ गया। मेरे तो वैसे ही अवसान खता हो चुके थे, लेकिन उस वक्त न जाने कहां से मुझ में इतनी कुव्वत आ गई कि मैं एक लम्हा भी रुके बगैर दरवाजे की तरफ भागा। मेरे पीछे कई गैर इंसानी आवाजें उभरी, लेकिन मैं पलटकर देखे बिना भागता रहा और मकान से बाहर आ गया। मकान से बाहर आकर भी मैंने इधर उधर नहीं देखा और भागता चला गया। न जाने कितनी देर और कैसे मैं अपने ठिकाने पर पहुंचा और घर में दाखिल होते ही फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। अगले रोज न जाने कब मुझे होश आया। मुझे तेज बुखार था और मेरा जहन पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। नीम गशी की कैफियत में मैंने अपने एक साथी को फोन करके ये बताया कि मुझे फौरन मदद की जरूरत है। न जाने वो कब आया और मुझे उठाकर अस्पताल ले गया। ये मुझे उसने बाद में बताया कि मुझे 3 रोज तक शदीद बुखार रहा और मैं नीम बेहोशी की हालत में औल फौल बकता रहा। मेरे पैर की मोच पूरी तरह बिगड़ गई थी, जिसे ठीक होने में काफी वक्त लगा। पूरी तरह सेहतयाब होने के बाद मैं फिर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसी मकान की तरफ गया, लेकिन उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। आसपास के घरों और दुकानों से जो मालूमात हासिल हुई, उसका खुलासा ये था कि काफी अरसा पहले ये मकान एक उम्र रसीदा जोड़े का था, जिनकी कोई औलाद न थी। काफी अरसे बाद औलाद से मायूस होकर उन्होंने एक यतीम बच्चे को गोद ले लिया और उसे बड़े प्यार से पाला पोसा। लेकिन वो लड़का बड़ा होकर नाकारा निकला और बुरी आदतों में पड़ गया। माँ बाप ने उसकी शादी एक सीधी सादी लड़की से कर दी कि शायद शादी के बाद वो सुधर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा उसने जायदाद के चक्कर में अपने माँ बाप को जहर देकर मार दिया। मशहूर यही किया गया कि बाप को दिल का दौरा पड़ा और माँ उसकी मौत के सदमे की वजह से फौत हो गई। उसकी बीवी असल हालात से बेखबर थी, क्योंकि उस वक्त वो मायके में थी। शादी के 6 सालों में उनके यहाँ 4 बच्चे पैदा हुए और चारों की चारों लड़कियां थीं। शौहर ने लड़कियों की पैदाइश के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराया और आए दिन उस पर जुल्म करने लगा। यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी पर बदकारी का इल्जाम तक लगा दिया और कहा ये चारों किसी और की औलाद हैं। बीवी ने दिल बर्दाश्ता होकर अपने और बच्चों के खाने में जहर मिलाकर बच्चों समेत खुदकुशी कर ली। शौहर को कोई खास सदमा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा वो खुश हुआ कि आज़ादी मिल गई। लेकिन माँ बाप और बीवी बच्चों की बेचैन रूहें इंसाफ की तलाश में भटक रही थीं। एक रोज वो मकान में ऐसा सोया कि फिर न उठा। कुछ दिन के बाद मकान से बदबू आने लगी तो मोहल्लेदारों ने दरवाजा तोड़कर उसकी लाश दरियाफ्त की। उसकी लाश इस हालत में मिली कि गर्दन समेत जिस्म की हर हड्डी चूर चूर हो चुकी थी और आंखें ज़बान मौजूद नहीं थीं। उसके बाद वो मकान आसेब ज़दा मशहूर हो गया और पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि जो भी रात के वक्त उस मकान में दाखिल होता है, अगले रोज उसकी लाश ही मिलती है। कुछ लोगों ने खाली मकान देखकर उस पर कब्जा करने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार किसी न किसी की पुरअसरार हालत में मौत वाक़ई हो जाती। तब से लोगों ने मकान को उसके हाल पर छोड़ दिया। ये सारे वाक़यात जानने के बाद मुझ पर झुझुरी तारी हो गई। न जाने अल्लाह ने क्यों मुझ जैसे सयाहकार इंसान की जान बचा ली थी।
میرا سر شرم سے جھک گیا۔ میں نے پولیس کے سامنے گرفتاری پیش کر دی اور اپنے تمام گناہ قبول کر لیے۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد میں نے کچھ عرصہ محنت مزدوری کی۔ اس کے بعد گاڑیوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا اور چوری جیسے ناپاک کام سے توبہ کر لیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔